दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 की सीरीज़ में आज हम पॉलिटी को ख़त्म करेंगे। जितने भी बच गए हैं टॉपिक्स उन सबको कवर करेंगे। और इसके अलावा हो सकता है, इस बात की संभावना हो कि जब सारी नोट्स कंप्लीट हो जाएं, सारे वीडियोस आ जाएं, तो मुझे कुछ और टॉपिक्स दिख जाएं कि एग्ज़ाम से पहले इन्हें कवर कर लेना चाहिए, तो वो मैं आगे कवर कर लूँगा। और उसकी पीडीएफ नोट भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि अभी की सब सारी पीडीएफ आपको मिल चुकी है। यानी कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ बहुत पहले मिल चुकी है और इसका रिवीजन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास पीडीएफ नोट नहीं है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स बच गए हैं, इन्हें हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात चुनावी बांड की करेंगे। चुनावी बांड क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्या ऐसा है कि वो लोग कमा कमा के इकट्ठा करके चुनाव में खर्च करते हैं? ऐसा बहुत कम होता है कि पार्टी खुद अपने पास से इतना पैसा जनरेट करे कि हज़ारों करोड़ रुपए चुनाव के टाइम पे खर्च करे। मैं नेशनल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी पार्टीज़ हैं। कुछ छोटी पार्टियाँ भी हैं, वो भी कहाँ से पैसा खर्च करती हैं? इन्हें मिलता है चंदा, ठीक है। वो चंदा कहाँ से आता है? वो आप भी दे सकते हैं, कोई उद्योगपति दे सकता है, कोई कोई भी व्यक्ति दे सकता है। असली पैसे का सोर्स होता है चंदा, ठीक। पहले क्या होता था कि इसमें कुछ सिस्टम ऐसी चीज़ें थी, सरकार का ये तर्क है, काफ़ी हद तक सही भी है, और कुछ चीज़ें इसमें लूप होल भी है, तभी तो इस पे चिंता जाहिर की जाती है कि चुनावी बॉन्ड में भी दिक्कत है। लेकिन हम बात करते हैं कि पहले का सिस्टम ये था कि कैश आप दे सकते थे या फिर ऐसे बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते थे, इस तरह की सुविधाएं थी। बॉन्ड वाली व्यवस्था नहीं थी। सरकार का कहना है कि उसमें ब्लैक मनी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, हम उसको पारदर्शी बना देते हैं और बॉन्ड की व्यवस्था लेके आई गई। अब ये चुनावी बॉन्ड का मतलब है कि आप एक बॉन्ड खरीदते हैं बैंक से, उसमें लिखा रहेगा कि आप जो है कितने रुपए का, 1000 रुपये का आपने ख़रीदा, ठीक। उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होगी आपके बारे में या किसी पार्टी के बारे में कि आप किसको देंगे ये, ठीक। और वो बॉन्ड जिसे भी आप देना चाहते हैं, जिस दल को, उसे आप दे देंगे। और इसमें कुछ लिमिट्स हैं, कहाँ से आप ये बॉन्ड खरीदेंगे, कितने दिनों में किसी पार्टी को आपने दिया है तो वो पैसा उसका निकाल ले, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। इस तरह से चंदा देने की एक व्यवस्था है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, चुनावी बॉन्ड कहते हैं। ये तो हो गई कंसेप्ट की बात, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन यही से बन सकता है कि जो चुनावी बॉन्ड है बिना किसी अधिकतम सीमा के, इसको हाईलाइट करते हैं, बिना किसी अधिकतम सीमा के 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, ऐसे ही इसके गुणकों में जारी किया जा सकता है। अब 1 करोड़ के बाद से 10 करोड़, 100 करोड़, ऐसे करके ये बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने इसलिए कहा ना कि ये जो एक है, एक का गुणक है 10, ऐसे 1,00,000 फिर 10,00,000, इसको आगे पीछे करके 5 के गुणक इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर 2000 के गुणक में कह दे यूपीएससी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये बॉन्ड कहाँ से आप लेंगे? भारतीय स्टेट बैंक। ये यहाँ से अपने आप में एक सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यह बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने, इनकैश करने के लिए अधिकृत बैंक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे चंदा देना है, तो मैं बॉन्ड खरीदने जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? भारतीय स्टेट बैंक के पास। और जिस व्यक्ति को मैंने चंदा दिया है, ये बॉन्ड दिया है, उसे जब वो पैसा लेना है तब वो कहाँ जाएगा? फिर यहीं जाएगा, स्टेट बैंक में, ठीक है। यानी कि इस बॉन्ड को जारी करने वाला भी और भुनाने के लिए जो व्यक्ति जाएगा उसके लिए भी भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है कि ये काम यही करेगा। ये देखिए, ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए कि आज आपने बॉन्ड खरीदा और आपने रख लिया और 15 दिन बाद आप किसी को देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को दे दिया जिस पार्टी को देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 15 दिनों के अंदर उस पैसे को नहीं लिया, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया या फिर कैश नहीं निकाला, तो भी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। 15 दिन की वैलिडिटी रहती है, इसकी वैधता रहती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये 15 दिन का 1 महीना किया जा सकता है, मतलब ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। यह बॉन्ड इन्हें एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है। अब इसमें क्या मतलब है भाई? जो बॉन्ड है, पहले तो ये है कि जो पार्टी आप, जिसको आप दान देने वाले हैं, अनुदान देने वाले हैं या कि चंदा देने वाले हैं,
वो पंजीकृत होनी चाहिए और उसका एक खास खाता होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से दिल्ली में स्टेट बैंक की शाखा में खाता खुलवाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, यानी कि चुनावी बांड को लेने के लिए जो पार्टी है ना वो अपना एक खाता खोल के रखेगी, उसी में वो पैसा जो है इनकैश किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बांड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है द्वारा जनवरी, इम्पोर्टेंट है, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एक सामान्य सा नियम बनाया गया है कि जनवरी में आपको ये 10 दिन के लिए खुला रहेगा, यहाँ से आप बांड खरीद सकते हैं, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में, अक्टूबर में। सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो इस नियम को बदल सकती है। ठीक है, फिलहाल केंद्र सरकार की ये मतलब ये प्लानिंग है, इसके हिसाब से चलता है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और कौन सी बात है। एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है। यह भी सेंटेंस में शामिल किया जा सकता है कि क्या केवल एक व्यक्ति ही खरीद सकता है या कई लोग मिल के एक बांड खरीद सकते हैं, कि 5 लोग मिले, चलो 1000 रुपये इकट्ठा हो गया, 1000 का बांड खरीदते हैं, ऐसे। ठीक है, तो संयुक्त रूप से भी खरीदा जा सकता है। एक और बात, बांड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता, मतलब जो व्यक्ति देने वाला है बांड उसका नाम नहीं रहेगा। नहीं तो ये होता है ना, पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि मान लीजिए खासतौर से जो बड़े लोग हैं जो ज़्यादा चंदे देते हैं, अब मान लीजिए कि मेरे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अरबों रुपए हैं मेरे पास, और पता चल गया कि मैंने फला पार्टी को बहुत पैसा दिया, करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन उसकी सरकार नहीं बनी। तो इस बात का रिस्क रहता है कि जिस पार्टी की सरकार बनी है वो मुझसे कहीं ना कहीं से एक तरह से बैर रखे, मेरे फेवर में कोई काम ना होने दे। ऐसा राजनीतिक होता रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इसे छुपाने के लिए कई बार नुकसान हो जाता है जो व्यक्ति दान देता है उसी को, ठीक है, कि हमको काहे नहीं दिए। तो उसे छुपाने के लिए इस पर उस व्यक्ति का नाम ही नहीं रहेगा, किसने ये ख़रीदा और किसने मतलब किसने ख़रीद कर कहाँ दिया। हालांकि इसमें भी अब जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इसमें कोड होता है, उसके आधार पर सरकार चाहे तो निकलवा सकती है मतलब, लेकिन आसान नहीं है, आसान प्रक्रिया नहीं है। ओके, अब कुछ मुद्दे हैं जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं और प्री के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मेंस के लिए जब हम पढ़ेंगे तो कुछ और बातें भी शामिल की जाएंगी। देखिए क्या मुद्दा है। पहला मुद्दा यही है, स्पेशली चिंता की बात है, लोकतंत्र के लिए झटका क्या है। वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त चंदे का खुलासा करने की छूट दी है। ठीक है, एक बात है, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहा गया। इसमें अधिनियम बनाया गया था 2017 में, तो उसमें संशोधन किया गया है और केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से जो चंदा मिला है, ठीक है, उससे उसे बताने की छूट दी है। यानी कि बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ आगे लिखा है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने, किस संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक पैसा दिया। ये थोड़ी सी दिक्कत है, जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, कहाँ खर्च हो रहा है, हमें जानने का हक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ है, चिंता की बात है। हालांकि यहाँ देखिए, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों को वोट देना पसंद करते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वही बतिया है भाई, हम उन्हें चुनकर भेजना चाहते हैं जो हमें पसंद है, जिसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, हमारे देश का पैसा है, लोगों को पैसा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आगे देखते हैं, जानने के अधिकार से समझौता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो, जो भी कह सकते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि राइट टू नो विशेष रूप से चुनाव के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। मूल अधिकार जब आप पढ़ते हैं, हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं तो हम अभिव्यक्त कैसे करेंगे। मान लीजिए सिंपल सी एग्जांपल है कि कुछ लोग भीड़ लगा के किसी को पीट रहे हैं और आप गए,
अरे मार, किसी को मारा जा रहा है, मारो मारो, आप भी दौड़ के मारने शुरू कर दिए। हमारे यहाँ ऐसा होता भी है, कहीं पता चला कहीं एक्सीडेंट हुआ और बिना सोचे समझे एक आदमी किसी को पीटना शुरू करता है तो पूरी भीड़ पीटना शुरू कर देती है, ये जाने बिना कि उसकी गलती है भी कि नहीं। ये तो एक अलग तरह की बात है। मेरे कहने का मतलब है कि वो एक अभिव्यक्ति है, गुस्से की अभिव्यक्ति है। जब हम चुनाव में वोट देने जाते हैं वो एक अभिव्यक्ति है हमारे मत का, जो हम चाहते हैं, जो हमारी मानसिकता है कि हम किसको चुनना चाहते हैं। अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार की हो, जब तक हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम सही रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। अगर उस व्यक्ति के बारे में हम पर्याप्त नहीं जानते हैं जो चुनाव लड़ रहा है, तो हम गलत आदमी को चुन सकते हैं। वैसे भी यहाँ जैसे पीटने वाला एग्जाम्पल है, हो सकता है उसकी गलती नहीं है और कई लोगों ने पकड़ के पीट दिया, समझ रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली होती तो आप ऐसा नहीं करते। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पीटा था ये जोक की बात है। ये आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक और चिंता की बात है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। ध्यान समझिएगा, चुनावी बांड नागरिकों को इस संदर्भ में कोई विवरण देता ही नहीं है। उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती जो भारतीय स्टेट बैंक से डेटा की मांग करके हमेशा दाता के विवरण तक पहुंच सकती है। वही तो बात हम कह रहे थे कि सरकार चाहे तो पहुंच सकती है, सरकार चाहे तो देख सकती है किसने किसको दिया, और बाकी लोग नहीं देख सकते, दूसरी पार्टियां नहीं देख सकती। तो समस्या है ना। अभी जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो इस पे कई लोगों ने सवाल उठाया था कि अब तक चुनावी बांड से जितना पैसा मिला है 90% से ज़्यादा पैसे इसी सरकार को मिले हैं। तो कई लोगों के इसमें प्रश्न होते हैं कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसको हटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात है, इससे भी समस्या आती है। इससे बहुत सारे जो बाकी जो दल हैं उनकी कंपटीशन की क्षमता कम हो जाती है कई तरीके से। ठीक है, और जब सरकार पहुंच सकती है, मान लीजिए सरकार में लोग ऐसी मानसिकता के हैं जो देख रहे हैं कि मेरे विरोधी दल को ये व्यक्ति इतना पैसा दे रहा है, तो वो डाटा लेकर के उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, उस व्यक्ति को धमकाया जा सकता है कि अगली बार से ध्यान रखना। समझ रहे हैं ना। तो कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, ये सही बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, वही आगे लिखा है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व निष्पक्ष होने वाले चुनाव को बाधित कर सकती है कई प्रकार से। ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म, इस पर तो अपने आप से एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। चुनावी बांड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है। पहले एक लिमिट थी, लिमिट क्या थी इसमें शायद नहीं लिखा होगा, लगभग कोई कंपनी कमा रही है शायद 7% के आसपास, अपने लाभ का इतने % ही आप दे सकते हैं किसी दल को। अब तो हट गया, अब चाहे जितना दे सकते हैं। ऐसे में तो कोई व्यक्ति ब्लैक मनी से पैसा कमाए, एक इंडस्ट्री खोले और उसका लाभ दिखा दे कि हम 1 अरब रुपया कमाते हैं और हमारी मर्जी, हमने 1 अरब रुपया इसको दे दिया, सारा का सारा ब्लैक मनी किसी और रास्ते से पार्टी के पास चला गया। है ना समस्या। तो ये सीमा हट गई है। इसके आगे अभी और देखिए, और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले निगमों को चुनाव के लिए धन देने की अनुमति देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बारे में मैं देखूं आगे लिखा है कि नहीं लिखा होगा तो मैं समझाऊंगा। नहीं लिखा। देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, इसके बारे में कई तरह की बातें कई तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये क्रोनी पूंजीवाद में 3 वो शामिल होते हैं, 3 एक्टर्स कह सकते हैं, 3 पक्ष कह सकते हैं। एक है राजनीतिक दल, सरकार, एक है अधिकारीगण, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के अधिकारी हों। ठीक है, और एक बीच में आप कह सकते हैं सरकार, चलिए नेता टाइप के कुछ लोग हो गए, इनके बीच में चाहे तो इसको आप हटा भी सकते हैं, एक तरह का साठ गांठ हो जाता है। इंडस्ट्री भी होती है, इनके बीच ऐसा साठ गांठ हो गया है कि एक दूसरे को ये लाभ पहुंचा रहे हैं। सरकार लाभ पहुंचा रही है उद्योग को, उद्योग लाभ पहुंचा रहा है पार्टी को, पार्टी लाभ पहुंचा रही है सरकार को। ये सब मिल के, अब क्या कहें, कौन सा शब्द नेगेटिव इस्तेमाल करें, देश का शोषण करने लगते हैं, नुकसान करने लगते हैं पूंजीवाद के तहत। ये गलत तरीका पूंजीवाद है और इसे ही कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है, इसको और अच्छे से भी आप समझ सकते हैं, चाहे तो किताब में इसको बढ़िया से समझ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इतने से आप सही कर लेंगे। ये टॉपिक हो गया पूरा। अब हम बात करेंगे विधेयकों के प्रकारों पर, कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ से यूपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछे हैं, खास तौर से धन विधेयक पर। 3 प्रकार के विधेयक हैं, हम तीनों को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी सांस लीजिए, नए टॉपिक पे जा रहे हैं। रिफ्रेश हो गए। अब चलिए, पहली बात, वर्गीकरण,
संसद में पेश किए गए विधेयकों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली बात अभी मैंने बताया था, कल ही बताया था शायद, कि विधेयक क्या होता है। ये है संसद, ठीक है, ये हमारे देश के लिए कानून बना रही है। ऐसे ही राज्य में विधानसभा भी होती है, ठीक है। तो कानून कैसे बनता है, एक प्रस्ताव आता है, ठीक है, और उस प्रस्ताव पे जब चर्चाएं होती हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे गुजरता हुआ प्रस्ताव जब पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के पास चला जाता है, राष्ट्रपति जब उसे मंजूरी दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है। उसको कहते हैं अधिनियम, उसको कहते हैं एक्ट, ठीक है। लेकिन जब तक ये प्रस्ताव है, इस पर चर्चा हो रही है, तब तक इसको बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जब ये पारित हो गया तो इसको कहते हैं एक्ट, इसको अधिनियम कहते हैं। तो ये जो बिल है ये 4 तरह के हो सकते हैं। ज़रा देखिए, वैसे मोटे तौर पे 3 ही होते हैं, लेकिन इसमें देखिए कौन कौन से 4 हो सकते हैं। देखिए, इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात है कि इनको अलग अलग किया गया है। वर्गीकरण में पहला है साधारण विधेयक। इसमें क्या है, वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित विधेयक होता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि पैसे के लेन देन से संबंधित ये मामला नहीं है, उसको छोड़ के किसी अन्य मामले से संबंधित ये साधारण विधेयक होगा। धन विधेयक क्या होता है, जैसे कराधान है, सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल करना है, व्यय करना है, इस तरह के वित्तीय मामले होते हैं, उनको धन विधेयक के तहत रखा जाता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और वित्त विधेयक भी होता है, दोनों में अंतर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वित्तीय मामलों से संबंधित, लेकिन धन विधेयक से अलग। इसका क्या मतलब ये है, यहीं पे समझ लीजिए, आगे भी समझा दूंगा मैं, कि जितने भी धन विधेयक है ना, वो सब वित्त विधेयक है, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे ये टोकरी है, ठीक है, और इसमें सारे के सारे आम रखे हुए हैं, ठीक है, सब आम इसमें भरे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ आम पके हुए हैं। यानी कि सारे के सारे आम हो सकते हैं, लेकिन सारे आम पके हुए आम नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई। ऐसे ही सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन इसी में से कुछ विशेष हो जाता है तो उसको हम धन विधेयक कहते हैं। और विशेष कैसे होगा वो आगे हम पढ़ेंगे कि अध्यक्ष इसमें जो है लिख देते हैं कि ये धन विधेयक माना जाएगा, वो उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे ना, अच्छे से तैयार करेंगे इसको। और इसके बाद से चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के प्रावधानों में बदलाव करना है, संशोधन करना है, कोई नई बात जोड़नी है, कुछ हटाना है, इसके लिए जो विधेयक आता है उसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। साधारण विधेयक की बात करेंगे। पहले क्या है, कानून की किताब में जगह पाने से पहले हर साधारण बिल को संसद में निम्नलिखित 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। साधारण विधेयक क्या है, मैंने बताया, वित्तीय मामलों से अलग कोई विधेयक आया है तो उसे संसद में पेश किया जाएगा, और वो कानून बनने से पहले कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, उस प्रक्रिया को समझ लीजिए। रिवीजन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम वाचन इसको कहते हैं, पहला चरण। इसे संसद के किसी भी सदन में या तो मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। बिल भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है, ठीक है। इसमें क्या, इसका मतलब ये है कि संसद में पेश होता है। पहला चरण यही है कि उसे संसद में पेश किया जाता है, कोई मंत्री लेके आता है, कोई प्राइवेट मेंबर लेके आता है, और उसे भारत का जो राजपत्र है जिसमें प्रकाशित किया जाता है, और कभी कभी जनता के सामने भी रखा जाता है कि भाई ये बिल आया है, आपकी कोई सलाह है तो आप दे सकते हैं, इस तरह की बात है, ठीक है। बिल का परिचय और राजपत्र में इसका प्रकाशन बिल का पहला वाचन है, यही बात है, ठीक है। उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि भाई देखिए हम ये लेके आए हैं। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। यह विधेयक के अधिनियमन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है, और इसके 3 उपचरण हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बाद जो तीसरा चरण होगा उसमें सिर्फ डायरेक्ट वोटिंग होती है कि भाई कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं, ये बिल पारित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दूसरा चरण क्या है, पहले में तो हमने देख लिया कि इंट्रोड्यूस कराया गया है और उसके बाद से राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। इसके बाद सेकेंड वाला होता है। सेकेंड में 3 चरण है। पहला क्या है कि सामान्य चर्चा का चरण। इसमें क्या होगा कि इस स्तर पर सदन निम्नलिखित 4 कार्यों में से कोई एक काम कर सकता है। क्या है, इसमें क्या होता है कि यह बिल को तुरंत या किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार कर सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि चलो आज इस पर विचार करते हैं, बहस करते हैं, या कोई और तारीख तय कर दी जाएगी, या फिर वह विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज सकते हैं। हमने समितियों के बारे में बात की थी,
ठीक है। तो समिति के पास भेजा जा सकता है कि भाई विचार करो, इसमें कुछ और चीज़ें देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। या फिर यह विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज सकते हैं, इसकी भी एक समिति बनी है, वो भी इसे देख सकती है। ठीक, आगे, या यह जनता की राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित कर सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये दूसरे चरण में पहला है। ये देखो मैं फिर से समझाता हूँ। पहले चरण में क्या हुआ, बिल पेश किया गया। दूसरे चरण में क्या हुआ है, ये आया है जब संसद में, तो इसमें 3 चरण इस तरह से, इसमें 3-4 काम है कि आप चाहें तो समिति के पास भेजें, चाहें तो इस पर चर्चा करें, इस तरह की बात है। इसके बाद क्या होता है, चाहे जनता के राय जानने के लिए सामने रख दें। फिर देखिए, कमेटी के पास भेजा जा सकता है, कमेटी स्टेज होती है। यह कमेटी बिल की पूरी तरह से और विस्तार से प्रत्येक क्लास की जांच करती है कमेटी की स्टेज में। ठीक है, यह अपने प्रावधानों में संशोधन भी कर सकता है। ठीक, लेकिन इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को बिना बदले। ये जानने वाली बात है, कोई बिल आया है और उसको भेज दिया गया समिति के पास, तो समिति उसमें कुछ थोड़ा बहुत संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसका जो मेन मुद्दा है वही बदल दे। समझ रहे हैं ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद आता है विचार का चरण। इसमें विचार किया जाता है। सदन चयनित समिति से विधेयक प्राप्त करने के बाद खंड दर खंड विधेयक के प्रावधानों पर विचार करता है इस चरण में। ओके, फिर क्या होता है, प्रत्येक खंड पर अलग से चर्चा और मतदान किया जाता है। ये इसमें दूसरे चरण में इतनी सारी बातें होती हैं। इसके बाद से तीसरा चरण आता है। अब बिल पारित होने वाला, अब कानून बनेगा या नहीं बनेगा यहाँ से तय हो जाएगा। तीसरा वाचन इसको कहते हैं। इस स्तर पर बहस बिल की स्वीकृति या अस्वीकृति तक सीमित है। यानी कि जो बहस होगी सिर्फ ये होगा कि बिल पारित होगा कि नहीं होगा भाई। ठीक है, यदि उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य विधेयक को स्वीकृत करते हैं तो विधेयक को सदन द्वारा पारित माना जाता है कि ठीक है, सदन ने पारित कर दिया। किसी विधेयक को संसद द्वारा तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदनों में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना सहमति हो जाती है। दोनों सदन मतलब राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, मतलब एक सदन से ये पारित होगा, दूसरे सदन में जाएगा। पहले लोकसभा में आया था तो लोकसभा में वो पूरी प्रक्रिया हो गई, उसके बाद से पारित करने के बाद राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, और दोनों में जब सामान्य सहमति से पारित हो जाएगा, बहुमत से, तब उसको पारित माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय सदन में जब विधेयक पहुंचता है तो दूसरे सदन में भी विधेयक तीनों चरणों से गुजरता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी कह सकती है कि ये तीनों चरण सिर्फ लोकसभा में ही लागू होते हैं। यानी कि विधेयक को पेश करना, दूसरे चरण में दुनिया भर के 3-4 तरह की चीज़ें करना, तीसरे चरण में उसको पारित करने या नहीं करने पर विचार करना, वोट देना, और बाद में राज्यसभा के पास भेजा जाता है। तो राज्यसभा इस पर सिर्फ अपना राय दे सकती है कि हाँ पारित करना है कि नहीं करना, इस तरह की बात। इसमें कोई चरण नहीं होता। अगर ये सेंटेंस है तो वो गलत होगा, इसमें भी वो चरण होते हैं। ठीक है जी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो दूसरे सदन में गया और वहाँ भी 3 चरण रहे। उसके बाद दूसरा सदन हो सकता है कि ये करे, क्या करे, ध्यान दीजिएगा। पहले सदन द्वारा भेजे गए बिल को पास करें, यानी कि बिना संशोधन के। हाँ ठीक है, आपने भी भेजा है, तीनों चरणों से यहाँ भी गुजरा, हमने भी इसको पास कर दिया। ठीक है, अब पहले सदन का मतलब चाहे लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा। जहाँ पे पहली बार ये प्रस्ताव आएगा उसको पहला सदन मान लीजिए, और उसके बाद जहाँ भेजा जाएगा वो दूसरा सदन हो गया। अच्छा, ऐसे मामले में बिल को, कौन से मामले में, ये वाला, बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। कैसे मामले में, इस मामले में कि पहले सदन ने भेज दिया, दूसरे वाले ने पास कर दिया, चाहे संशोधन करे चाहे बिना संशोधन के पास कर दिया तो मान लिया जाएगा कि पास हो गया। अब राष्ट्रपति सहमति दे देंगे, वो कानून बन जाएगा। उसके बाद देखिए, विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करें, ये भी हो सकता है कि संशोधन करके उसे पारित करें और इसे पुनर्विचार के लिए पहले सदन में लौटा दें। क्योंकि जब संशोधन के साथ पारित करेंगे तो एग्जैक्ट वही तो रहा नहीं जिस तरह से पहले सदन ने पारित किया, तो पुनर्विचार के लिए भेजेंगे कि भाई हमें ये लग रहा था कि इसमें ये भी शामिल किया जाना चाहिए, हमने शामिल कर दिया है और हम पारित करते हैं, अब तुम दोबारा देख लो कि तुम्हें ये पसंद है कि नहीं। ठीक है, तो पहले सदन को लौटा दिया जा सकता है। ठीक, या फिर बिल को पूरी तरह से खारिज कर दे, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा बिल तुम जानो, हमें पसंद नहीं है। अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में से राज्यसभा में बिल गया है, राज्यसभा ने इनकार कर दिया।
ठीक है। हालांकि इनकार करने का मतलब ऐसा नहीं, एकदम खारिज नहीं हो पाता, क्योंकि सामान्य तौर पर राज्यसभा में भी बहुमत हो ही जाता है जिसकी सरकार है, जिस दल की। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और ऑप्शन होता है, कोई कार्रवाई ही ना करें और इस प्रकार बिल को लंबित रखें। ये सब साधारण विधेयक की बात हो रही है। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं करना, लेकर रख लिए, अब चलो देखा जाएगा आगे चल के, ये हो सकता है। अब देखिए, यदि दूसरा सदन बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है या 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, ठीक है, तो इसे एक गतिरोध माना जाएगा। गतिरोध तो हो ही गया, क्योंकि खारिज कर दिए या 6 महीने से ज़्यादा हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई विचार ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, जिसके लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आई बात समझ में? साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये स्टेटमेंट बन सकता है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये गलत है ही, हो सकता है क्या ये गलत? साधारण विधेयक के मामले में होता है और वित्त विधेयक में कैटेगरी है उसमें भी होता है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। और इसमें शायद आगे ना लिखा हो तो मैं बता दूं कि जब संयुक्त बैठक होती है ना, तो उसमें जो अध्यक्ष बनेंगे वो कौन बनेंगे? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही बनेंगे, क्योंकि संयुक्त बैठक में वो वही सारे नियम लागू होते हैं जो लोकसभा के नियम हैं। ठीक है, इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति की सहमति की बारी आती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं भाई? संसद के दोनों सदनों द्वारा अकेले या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के पास पारित करके भेजा गया। अब राष्ट्रपति के पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहली बात यह है कि ये राष्ट्रपति जो हैं वो विधेयक पर अपनी सहमति दे देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, हो गया। ठीक है, या विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं कि अभी सहमति नहीं देंगे, या सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि भाई फिर से विचार करिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओके, इस प्रकार राष्ट्रपति के पास केवल निलंबन वीटो है। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि वीटो दो तरह का होता है। एक वीटो वो है कि सीधा मना कर दिया, वीटो पावर, जैसे हमने संयुक्त राष्ट्र पढ़ा था, 5 स्थायी सदस्य हैं, 4 लोगों ने कह दिया कि ये काम होना चाहिए, एक कह दिया कि हम नहीं मानते, तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। वो एकदम क्या कह सकते हैं उसको, एब्सोल्यूट वीटो है। ठीक है, निलंबन वीटो का मतलब है कि वो कुछ समय तक निलंबित कर सकते हैं, लेकिन इसको खारिज नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते कि मुझे पसंद नहीं है इसीलिए ये विधेयक कानून नहीं बन सकता। वो क्या कर सकते हैं, अपनी सहमति दे दे तो बात ही ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी सहमति रोक के रख सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इनके पास निलंबन वीटो है। हालांकि वीटो के कई प्रकार हैं, आप राष्ट्रपति वाला वीडियो देखेंगे, उसमें वीटो के कितने प्रकार हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला तो यही है, पहले हम बात करेंगे धन विधेयक की, कि इसका अनुच्छेद आप याद रखिए, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अध्यक्ष द्वारा सत्यापन किया जाता है, लोकसभा सत्यापित कृत है, ठीक है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी हो गया, सिंपल सी बात यह है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। कई ऐसे विधेयक पारित किए गए हैं जो कहीं से भी दूर दूर तक देखने में धन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनको धन विधेयक के नाम पे सरकार ने पारित करवाए हैं। वो कई सरकारों ने करवाया है, क्योंकि इसमें कुछ सुविधाएं हो जाती हैं। इस विधेयक को पारित करवाना सरकार के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये है, अध्यक्ष बताएंगे कि ये धन विधेयक है कि नहीं है। और एक चीज़ देखिए, ये किस सदन में पेश किया जाएगा, तो लोकसभा में पेश किया जाएगा। पूछा गया, कई बार पूछा गया कि इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। जी नहीं, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। आगे राज्यसभा में जब जाएगा तो क्या होगा, राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती, संशोधित भी नहीं कर सकती और अस्वीकार भी नहीं कर सकती। कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा माने। लेकिन इसमें संशोधन का और इसे अस्वीकार करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है।
क्या संयुक्त बैठक हो सकती है? नहीं। साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक हो सकती है, इसमें नहीं होगी। अब ये कहेंगे आप कि साधारण विधेयक में तो उतना लंबा चौड़ा बताए, धन विधेयक में लग रहा है कि ख़त्म ही हो गया। देखिए प्रक्रियाएं वही हैं, वो जो चरण है ना उस तरह के चरण लागू होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बच गया वो हम धन विधेयक के बारे में देख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वित्त विधेयक। मैंने आपको याद दिलाया, फिर से याद दिला दूँ कि धन विधेयक और वित्त विधेयक एक ही नस्ल के हैं, आम ही है। आम में से कुछ आम पके हुए हैं, कुछ कच्चे हैं। तो जो पके हैं वो धन विधेयक हो गए, बाकी आम तो वो भी है जो पका है, और जो कच्चा है वो तो है ही आम। ठीक है, तो ऐसे ही जो बच गया, जो धन विधेयक नहीं है, वो सारे वित्त विधेयक की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इसका मतलब ही नहीं कि वो साधारण विधेयक हो गए, वित्त विधेयक ही सब कुछ है, सब है, और इसी में धन विधेयक भी है। ओके, संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) इनमें वित्त विधेयक की बात की गई है। ओके, और अध्यक्ष द्वारा सत्यापन होता है कि नहीं, जरा देखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये चीज़ ऊपर लागू होता है। ठीक है, वित्त विधेयक में जो ये पहला वाला है ना 117(a) वाला, इसका नेचर काफ़ी हद तक ऊपर वाले धन विधेयक के जैसा है, ये थोड़ा सा साधारण विधेयक जैसा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सदन जिसमें पेश किया जा सकता है, किस सदन में इसको पेश किया जा सकता है? ध्यान दीजिए, बहुत शानदार। ये अगर आपने नहीं समझा तो गड़बड़ कर सकते हैं आगे एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, वित्त विधेयक में वित्त विधेयक 1 ये केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। मैंने कहा ना कि ऊपर वाले की तरह है, लेकिन जो वित्त विधेयक 2 है उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि ये काफ़ी हद तक साधारण विधेयक की तरह है, लेकिन साधारण विधेयक नहीं है। ठीक है ना, इसमें वित्तीय मामले शामिल हैं। आगे, राज्यसभा में जब विधेयक जाता है तो क्या होगा, तो राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। ये मामला थोड़ा अलग हो गया। धन विधेयक में ऐसी बात नहीं थी। धन विधेयक में संशोधन करने का या उसे अस्वीकार करने का शक्ति राज्यसभा के पास नहीं था, यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। और संयुक्त बैठक, क्या राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त जो है विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। यहाँ पे क्या लिखा है जी, संयुक्त विधेयक है जी, नहीं विधेयक नहीं, बैठक। ठीक है, तो संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। एक चीज़ मैं बताऊं कि संयुक्त बैठक भी जो है मेरे ख्याल से इसी में वित्त विधेयक 2 में ही होता है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, वित्त विधेयक 1 में संयुक्त बैठक शायद नहीं होती। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा और आप उसमें जो है कमेंट में कर देंगे तो ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। अब एक विधेयक आता है संविधान संशोधन विधेयक। इसके माध्यम से हम संविधान में ही बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें जो है संविधान संशोधन विधेयक में, यहाँ ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक जो आर्टिकल है ना 368, उसमें 2 प्रकार की बात की गई है, लेकिन सामान्य तौर पे 3 प्रकार के हो सकते हैं। और इनके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई, यहाँ देखिएगा ज़रा। प्रत्येक सदन से पारित होने के लिए एक साधारण बहुमत जरूरी है। इसी के हिसाब से हम देखेंगे तो 3 बन जाएंगे अपने आप। ठीक है, ये वाला आर्टिकल 368 में शामिल नहीं है। आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या कोई भी किताब पढ़ेंगे, वहाँ पे चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं, और ऐसा है भी, ऐसा नहीं कि लिखा है तभी ऐसा है। उसके बाद प्रत्येक सदन से पारित होने के लिए विशेष बहुमत, ऐसा भी ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे विधेयक आते हैं तो विशेष बहुमत होना चाहिए, प्रत्येक सदन से पारित हो। और इसके अलावा जो सबसे खास है और सबसे कठिन भी है अपने आप में, उनके पारित होने और आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा इसे पारित करने के आशय से प्रस्तावों द्वारा अनुसमर्थन के लिए एक विशेष बहुमत। सिंपल सा बता दूं कि एक ऐसा होना चाहिए कि देखो, कोई ऐसा मुद्दा है जैसे मान लीजिए कि संघीय ढांचे को ही बदलना है, तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भारत के जितने राज्य हैं उनमें से आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाएं ये कहें कि हाँ ठीक है, तब जाके वैसे बदलाव होंगे। इस तरह के भी संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से मज़ेदार चीज़ें, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जिस सदन में विधेयक को पेश किया जाता है वो कौन सा है? अनुच्छेद 368 के तहत इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और ये खास बात है, जब हम तुलना कर रहे थे राज्यसभा की, राज्य विधानसभा की, विधान परिषद की बात कर रहे थे, तो उसमें भी ये बातें मैंने बताई थी। संसद में जो राज्यसभा है उसकी कई शक्तियाँ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी लोकसभा के बराबर भी हैं। ठीक है,
तो इसमें कहा गया कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक किसके तहत? जो आर्टिकल 368 है इसके तहत। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक में तो अभी देखा हमने, यहाँ भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स हैं और जब साथ में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स हैं, कुछ जो सरकार जिनकी है उनके मेंबर यहाँ भी राज्यसभा में, तो हमेशा ऐसा होगा कि सरकार के पक्ष में ही मामला जाएगा। कई बार तो साधारण विधेयक मामले में ऐसी चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि साधारण सी बात है, जनमत के अनुसार हो सकता है क्योंकि लोगों ने चुन के भेजा है, लेकिन संविधान में संशोधन करना है, धन विधेयक लेने, बड़े मुद्दे हैं, इनसे पूरा देश काफ़ी हद तक, काफ़ी गहराई तक प्रभावित होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, संयुक्त बैठक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है भाई? 2 सदनों की संयुक्त बैठक एक नया टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने ऊपर हिंट दिया था, अब आगे बात करते हैं। मामला ख़त्म हो चुका है वो वाला कि 3 तरह के विधेयक होते हैं जो कानून बनेंगे, एक है साधारण विधेयक या धन विधेयक और ये संविधान संशोधन विधेयक। इसमें जो शब्द आया है संयुक्त बैठक, इस पे यूपीएससी ने मेरे ख्याल से 2 बार प्रश्न पूछे हैं, उससे ज़्यादा बार हो सकता है। अभी देखिए इसमें क्या जानने वाली बात है। संयुक्त बैठक एक विधेयक पारित करने पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई एक असाधारण मशीनरी है, एक तरीका है कि अगर विवाद हो गया तो फिर इसका उपाय कैसे निकलेगा, उसका एक तरीका ये है। ओके, गतिरोध की स्थितियां क्या हो सकती हैं, ज़रा देखिएगा। गतिरोध को निम्नलिखित 3 स्थितियों में से किसी एक के तहत हुआ माना जाता है। ठीक है, मतलब किसे आप कहेंगे कि ये गतिरोध हो गया है? यदि बिल दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, राज्यसभा ने भेजा था लोकसभा ने, उसने खारिज कर दिया, या लोकसभा ने भेजा था राज्यसभा में, उसने खारिज कर दिया, मतलब गतिरोध है, दिक्कत है। इसके बाद एक और चीज़ है, यदि बिल में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों में अंततः असहमति जताई जाती है। एक सदन ने पारित किया था, दूसरे सदन ने कहा कि हम इसमें ये बदलाव करेंगे, फिर उसने पहले वाले को भेजा, उसने कहा कि हमको पसंद नहीं है तुम्हारा बदलाव, लो हो गया झगड़ा। तो ये जो है ये असहमति है, इसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसके अलावा एक और सिचुएशन है, यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने से अधिक तक बीत चुके हैं, तब जाके माना जाएगा कि ये गतिरोध है। कैसे, क्यों ऐसे फालतू के रखा हुआ 6 महीने से? ठीक, तो ऐसे में संयुक्त बैठक होगी। प्रयोज्यता की बात करते हैं। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों पर लागू होता है। अभी हमने देखा वित्त विधेयक की बात, ओके, न कि धन विधेयक और संविधान संशोधन पे। तो कई बार हो गया तो आपको मतलब दिमाग में बैठ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास ये क्या है, अधिभावी शक्तियाँ होती हैं, अधिक शक्तियाँ होती हैं, जबकि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर होती हैं। ठीक है, अब जरा देखिए अध्यक्ष की भूमिका को। संयुक्त बैठक की बात हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों और उपाध्यक्ष की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उनकी अनुपस्थिति में इसको हटाओ ध्यान से समझिए। कहने का मतलब है कि लोकसभा दोनों सदनों और एक लिखा और उपाध्यक्ष की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उनकी अनुपस्थिति में करता है। ये गलत है, इसको मैं समझा देता हूँ फिर ठीक कर दूंगा। कहने का मतलब यह है कि जब संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे, और अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हैं, मतलब किसी कारण से अनुपस्थित है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे जो संयुक्त बैठक हो रही है। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। इसमें कुछ आगे पीछे लिखना होगा, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के बाद मैं इसे ठीक कर दूंगा, और जो पीडीएफ आपको मिलती है उसमें जितनी भी अपडेट होती है मैं अपडेट करके पीडीएफ दोबारा दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अनुपस्थित हों, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष भी गायब, उपाध्यक्ष भी गायब, तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो अध्यक्षता करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा के नियमों के अनुसार संयुक्त बैठक होती है, लोग उसी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, वो नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे, दोनों नहीं रहे तो कौन करेगा? जो राज्यसभा है उसके उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति, ध्यान रखिएगा। चलिए
अगर गण पूर्ति की बात करें तो ध्यान देने वाली बात है कि एक संयुक्त बैठक के गठन के लिए गण पूर्ति सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। ये भी लोकसभा के नियम के जैसा ही है, राज्यसभा में भी ऐसे ही है कि जितने मेंबर्स हैं उनके 10% कम से कम, सॉरी उसका 10वां हिस्सा, जैसे आप कहना चाहें, इतने होने चाहिए तो माना जाएगा कि चलो कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। ओके, ये होती है गण पूर्ति। चलिए अब ज़रा ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा था, हाल ही में तो नहीं, 4-5 साल हो गए, तो यूपीएससी ने पूछा था इस पे संयुक्त बैठकों पे, और कहा था कि शायद अभी तक ऐसा कुछ सेंटेंस था कि संयुक्त बैठक नहीं हुई है या हुई है। तो अब तक कहाँ कहाँ संयुक्त बैठक हुई है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1950 के बाद से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान केवल 3 बार लागू किया गया है, और संयुक्त बैठकों में पारित किए गए बिल ये हैं। कौन कौन से हैं? एक था दहेज निषेध विधेयक 1960, पहली संयुक्त बैठक हुई थी 1960 में। इसके बाद से बैंकिंग सेवा निरसन विधेयक 1977, और फिर आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002, इस मामले में संयुक्त बैठक हुई थी। चलिए ये हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे संसदीय विशेषाधिकार। फिलहाल इस टॉपिक में जो ये संसदीय विशेषाधिकार लिखा है, यहाँ पे नोट में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हैं। आगे जो मैं नोट तैयार करने वाला हूँ उसमें हो सकता है कि इसके कुछ तथ्यों को मैं शामिल करूँ, क्योंकि जो मिसलेनियस नोट होगी ना उसमें ऐसे बहुत सारे तथ्य होंगे, इंपॉर्टेंट तथ्य, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको ग्रुप में मिलेगा। फिलहाल देखिए विशेषाधिकार में कौन कौन सी बातें हैं जहाँ पे ध्यान देने वाली है चीज़ें हैं। पहली बात ये कि संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार हैं, उन्मुक्तियां हैं, ताकि वे प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। यानी कि संसदीय विशेषाधिकार 2 तरह के होते हैं। विशेष अधिकार है ये, तो विशेषाधिकार। ओके, व्यक्तिगत रूप से यानी कि जो व्यक्ति मेंबर है उसके कुछ अधिकार हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर सत्र चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इस तरह की चीज़ें। सत्र के दौरान उसे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता, ये सारी बातें हैं। सामूहिक विशेषाधिकार के तहत भी कई सारी चीज़ें आती हैं कि अगर वो चाहे, मतलब संसद चाहे तो अपने लिए कुछ कानून बना सकती है, कुछ नियम बना सकती है, लोगों को आने से रोक सकती है कि आज चर्चा हो रही है तो कोई ये सुने ना, इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं। उसके बारे में मैं बात करूंगा, अगर आपके पास किताब है तो उसको देख लीजिए। और यहाँ फ़िलहाल कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और संसद के कानून के तहत दंडनीय है। इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड कौन देता है। ध्यान देने वाली बात है, इसको जो दंड देने की शक्ति है वो खुद संसद के पास है। संसदीय नियमों के अनुसार दंड दिए जाते हैं, इसमें कोर्ट नहीं आता बीच में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़िलहाल कुछ फैसले ऐसे आए हैं कि अगर अध्यक्ष, जो मतलब पीठासीन अधिकारी होते हैं, उन्हीं के पास शक्तियाँ होती हैं कि वो दंडित करें। अगर अध्यक्ष का फैसला ऐसा है, ऐसा दंड उन्होंने दिया है कि जो कुछ गड़बड़ है उसमें, मतलब या मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो या किस मतलब कुछ हट के है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जो नियम है वो संसद के नियम है, उसी के अनुसार दंड दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विशेषाधिकार है वो क्या वो संवैधानिक अधिकार है या सिर्फ संवैधानिक अधिकार है कि कहीं और भी इसकी बात है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। संविधान में भी विशेषाधिकार की बात है। संविधान में संसद के लिए अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं के लिए 194, इनमें 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख है, यानी कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, ये इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, खासतौर से 105 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में खूब क्वेश्चन आया यहाँ से। आगे देखिए, इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे विशेषाधिकारों की बात है। नियम पुस्तिका में, लोकसभा की जो नियम पुस्तिका है उसमें अध्याय 20 में नियम संख्या 22 में अधिकार दिए गए हैं, और राज्यसभा की जो पुस्तिका है अध्याय 16 में नियम संख्या 187 में संसदीय विशेषाधिकारों को नियंत्रित करने की बातें हैं या उससे संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें बस इतना ही है, आगे मैं अपडेट करके कुछ चीज़ें आपको दे दूँगा। चलिए
तो ये आप हम पढ़ेंगे जाति आधारित जनगणना। ये कुछ खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि जाति आधारित जनगणना और जो सामान्य जनगणना होती है उसके बीच में क्या क्या अंतर है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इनसे संबंधित जो कुछ फैक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे क्वेश्चन आना, प्री में क्वेश्चन आना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम बीच में चीज़ों को स्किप करेंगे और सीधे वही चीज़ें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मामला समझ लीजिए क्या था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दिया था और कहा था कि देखो, पिछड़े वर्गों की जाति आधारित गणना प्रशासनिक रूप से कठिन है, बड़ा दुष्कर काम है, दिक्कत है। और ये क्यों किया गया था? सरकार का जो ये अभिकथन है, महाराष्ट्र राज्य द्वारा 2021 की जनगणना के दौरान राज्य में पिछड़े वर्गों की जाति के आंकड़ों को एकत्र करने के संबंध में दाखिल किए गए एक रिट याचिका के जवाब में दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद से ज़्यादा हम तर्क पे नहीं जाते हैं कि सरकार ने इसके विरुद्ध क्या किया, कौन सी बातें थी। हम सीधे वो बातें करेंगे जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पार्ट इसका स्किप करेंगे, लेकिन पीडीएफ नोट तो आपको मिली हुई है वैसे। हाँ जी, तो इसमें जो है सीधे इस पे आते हैं कि जनगणना और जातिगत सामाजिक जनगणना के बीच में क्या अंतर है। पहले एक एक करके दोनों को देखते हैं। जो जनगणना है, भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। कब? 1881 में। अब यहाँ पे एक तथ्य है जो लोग बहुत डूब के पढ़ते हैं, कहीं कि सर 72 में भी कुछ हुआ था क्या, तो पढ़िएगा उसको। ख़ासतौर से जो वायसराय वाला जो नोट मिला ही ना, जो उसमें चीज़ें अच्छे से डिटेल में लिखी, लेकिन जो है विधिवत रूप से जो है सुचारू रूप से यहाँ से शुरुआत हुई थी। ओके, पूछा जाता है कि किसके समय में शुरुआत हुई थी, वो सारी बातें हमने कई बार की हैं, तो यहाँ रहने देते हैं। आगे, जनगणना का आयोजन सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने, संसाधनों तक पहुंचने, सामाजिक परिवर्तन, परिसीमन से संबंधित आंकड़े आदि का उपयोग करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, जितनी जनसंख्या है, जिस तरह की जनसंख्या है, कितने लोग कहाँ लगे हैं, ये सारी जानकारियाँ कई तरह के नियम बनाने में, कई तरह की योजनाएं बनाने में काम आती हैं। हालांकि 1940 के दशक की शुरुआत में वर्ष 1941 की जनगणना के लिए भारत के जनगणना आयुक्त WWM ईट्स ने कहा था कि जनगणना एक बड़ी, बेहद मजबूत अवधारणा है, लेकिन विशेष जांच के लिए यह एक अनुपयुक्त साधन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में देखिए, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना। वर्ष 1931 के बाद 2011 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट कोई है इस पूरे आर्टिकल में, पूरे टॉपिक में, तो यही है कि भारत में आज़ादी के बाद से अब तक पहली बार और सिर्फ एक बार जातिगत जनगणना हुई थी। और कब हुई थी? जब 2011 की जनगणना हो रही थी, उसी के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आशय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की निम्नलिखित स्थितियों के बारे में पता करना है। वही क्या जानना है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ से इस पे नहीं जाते हैं, सीधा देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति पता लगाते हैं कि आप कितना कमाते हैं, किस स्तर तक का जीवन यापन चल रहा है, कौन सा आर्थिक गतिविधि आप अपना रहे हैं, ये सब बातें। आप किस जाति के हैं, ये सारी बातें आपको बतानी होती हैं इस जनगणना में। सीधी सी बात है, यही सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट जातिगत नाम पूछना, जैसे जाति के बारे में पूछा जाता है। सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में आसानी हो कि कौन से जाति समूह विशेष रूप से ख़राब स्थिति में और कौन बेहतर है, ये सारी बातें पता चलती हैं। तो सामाजिक स्थिति भी जान लिया इसमें, और इसमें जो है जातिगत स्थिति जान लिए। ओके, ये जो जनगणना है, जातिगत जनगणना, इसमें व्यापक स्तर पर असमानताओं के मानचित्रण की जानकारी देने की क्षमता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में कुछ खास जातियां हैं जो ज़्यादा पिछड़ी हैं, कुछ खास जातियां हैं जो काफ़ी आगे हैं। तो इसके आधार पे भी सरकार जान सकती है कि किस जाति को ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि जातिवाद जो है वो हमारे समाज की एक बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, उसकी बात अलग से करेंगे। अब हम बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है भाई, जनगणना और जातिगत जनगणना में। देखिए ज़रा, जनगणना भारतीय आबादी का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करती है कि पूरे देश की आबादी के बारे में बात हो रही है,
जबकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाली जो जनगणना है वो राज्य द्वारा सहायता के योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपाय है, एक साधन है कि जो सरकारें सहायता देने वाली हैं किसे दिया जाए। तो जातिगत जनगणना किया गया है, पता है कि ये भाई आर्थिक रूप से जातिगत रूप से ये पिछड़े हैं, इनको दिया जाए, तो उसका एक साधन है ये। ठीक है, चूँकि जनगणना वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है, इसीलिए इस सभी आंकड़ों को गोपनीय माना जाता है। जबकि ये जो आर्थिक जनगणना है, सामाजिक जनगणना है, इसकी वेबसाइट के अनुसार ये दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके सरकारी विभाग परिवारों को लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, या उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र है। ये बातें इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की और 1951 की। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये क्या है, कानून क्या है? सिंपल सी बात है, कानून बना है कि जो चुनाव होते हैं पूरी प्रक्रिया में कौन कौन सी बातें शामिल है। एक आदमी चुनाव की पर्ची भरता है, उसके बारे में कुछ बातें हो जाएंगी। किस तरह से चुनाव किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान हो जाएंगे। कैसे जो है सीमाएं बनाई जाएंगी, कहाँ से कितने लोग वोट दे सकते हैं उसके बारे में कोई बात हो जाएगी। तो इसी को इस कानून में शामिल किया गया है, जिसको कहते हैं जन प्रतिनिधित्व कानून। दो कानून बने थे, एक 1950 और एक 1951। ठीक है, ज़रा देखिए, ये जो 50 वाला था ना, इसे दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। जो 1950 वाला है मुख्य रूप से निर्वाचक सूचियों की तैयारी, निर्वाचन की सूची बनेगी और संशोधन संबंधी मामलों से संबंधित है। ये यहाँ से क्वेश्चन बना है कि ये सूचियों बनाने पर ज़्यादा ध्यान देता है। इस कानून के प्रावधानों के पूरक के रूप में इस कानून की धारा 28 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 लेकर आई है। ठीक है, तथा ये नियम निर्वाचक सूचियों की तैयारी, उनके आवधिक संशोधन, अद्यतन, नाम पत्र को शामिल करना, गलत नाम हटाना, विवरण इत्यादि ठीक करना, इन सभी पहलुओं को देखते हैं। ये नियम लेके आई है सरकार। ठीक है, और ये नियम राज्य के खर्चे पर फोटो सहित पंजीकृत मतदाताओं के पहचान कार्ड के मुद्दे भी देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 1950 वाले के तहत आया था ये नियम। ओके, ये नियम अन्य विवरण के अलावा निर्वाचक के फोटो सहित फोटो निर्वाचक सूचियां तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अधिकार किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। मोटे तौर पर 1950 वाला जो कानून था वो सूचियां बनाने पर ही फोकस कर रहा है, निर्वाचकों की, ठीक है, मतदाताओं की। आगे बढ़ते हैं, और शक्ति किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास। उसके बाद बना कानून 1951 में, थोड़ा सा ये विस्तार से है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है अच्छे से डिटेल में बताई गई हैं और यहाँ लिखा भी है, चुनावों का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों के तहत आते हैं। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, वास्तविक आयोजन कराने, जो चुनाव असल में हो रहा है ना, उससे संबंधी असली प्रावधान तो यही है। इन दोनों में अंतर समझ में आ गया? अब आगे देखिए, इस कानून की धारा 169, देखिए इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। ये जो धाराएं हैं ना इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 19 या 20 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्री में 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बनाया है। ठीक है, और देखिए इस कानून और नियमों में सभी चरणों में चुनाव आयोजित कराने, चुनाव कराने की अधिसूचना के मुद्दे, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकनों की जांच करने, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेने, चुनाव कराने, मतगणना करने और जो परिणाम घोषित हुआ है उससे उसके आधार पे सदनों के गठन के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ऐसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें शामिल हैं। अभी जो मैंने पढ़ा ना, एक लंबी सी लाइन, उसको रट लीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। अब धारा 126 को देखिए, कुछ धाराएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या है 126? इसकी धारा 126 में किसी निर्वाचक क्षेत्र में मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, मतलब यहाँ ध्यान से देखिए, मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान रेडियो, टेलीविज़न या किसी भी समान माध्यम से किसी भी प्रकार के चुनावी तथ्य का निषेध किया गया, चुनावी प्रचार का निषेध किया गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, 48 घंटे पहले पूछा जा सकता है कि ये जो धारा है
126 इसका संबंध किससे है? इसके प्रावधानों के तहत चुनावी तथ्य को एक ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पीछे किसी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की मंशा होती है। ठीक है। धारा 126 के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और ये दोनों साथ साथ में भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। धारा 126 के तहत एक और चीज़ ध्यान रखिए, चुनाव आयोग टेलीविज़न या रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क आदि चलाने वालों से यह सुनिश्चित करने को कहता है कि उनके द्वारा प्रसारित या प्रदर्शित कार्यक्रमों के कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे किसी खास दल को या किसी उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा मिलता हो, ठीक है, या चुनाव परिणाम प्रभावित होते हों। ऐसी कोई चीज़ नहीं प्रकाशित होनी चाहिए। अन्य बातों के अलावा इसमें कोई ओपिनियन पोल आधारित परिणाम को दर्शाना और परिचर्चाएं, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि संदेश शामिल है। ठीक है। चुनाव चल रहा है, उसके पहले ही आप लगे इस तरह की बातें करने की फलाना की सरकार बन रही है सार्वजनिक तौर पे, तो फिर पकड़ाएंगे, दिक्कत होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। 126A मेरे ख्याल से यही पूछा गया था, या 29 ऐसे कुछ था, जिसमें एग्जिट पोल दर्शाने और प्रथम चरण में मतदान शुरू होने तथा अंतिम चरण में मतदान समाप्त होने के बाद आधे घंटे तक निर्धारित अवधि के दौरान सभी राज्यों में चुनाव के मौजूदा दौर के संदर्भ में उनके परिणामों को प्रचारित करने पर रोक लगाई गई है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, इस आर्टिकल में और ही बातें काम की चीज़ें हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे संविधान दिवस और इससे संबंधित कुछ चीज़ों की, उसके बाद से मेरे ख्याल से टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ इस तरह की चीज़ें कभी कभी होती हैं। ठीक है, और इसीलिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। संविधान दिवस क्यों इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर कानून और न्याय मंत्रालय ने भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, 75 साल पूरे हुए हैं, ठीक, वो आज़ादी के, उसके, और संविधान दिवस की पूर्व संध्या पे ये सारी बातें हुई थी। इसके अलावा देखिए, ये जो ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान समझिएगा। मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की समझ विकसित करने के लिए संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी प्रश्न आए हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को एक साथ रिलेट करके देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है, मस्त वाला, कि ये एक दूसरे के पूरक है। ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है कि अधिकार ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, हमारे कर्तव्य भी कुछ होने चाहिए, या सिर्फ कर्तव्य हो अधिकार ना हो तो कोई फ़ायदा ही क्या है, इस समझ के आधार पे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उस बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और एक सिंपल सी लाइन में पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद से फैक्चुअल बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यह नागरिकों को गौरवशाली संवैधानिक यात्रा से परिचित कराने और जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के मुद्दों सहित देश के सर्वोच्च कानून को समझने में भी मदद करेगा। सिंपल सी बात है। अब आते हैं मेन बात पे, परिचय की बात करते हैं। हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, खासतौर से PCS एग्ज़ाम जिनको देना है। आगे देखिए, इसी दिन कब, 26 नवंबर को, 1 मिनट, 26 नवंबर है कि क्या मैंने पढ़ा, हाँ वही, इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, अपनाया गया था और लागू किया गया था, दोनों में अंतर है। आगे देखिए, 19 नवंबर 2015 को, अब यहाँ से एक बढ़िया UPSC क्वेश्चन बना सकती है, एक तथ्य वाला या स्टेटमेंट वाला। 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। कब, 2015 में, ध्यान दीजिएगा, उस समय इसको अधिसूचित किया गया था। अब बात करेंगे संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जैसे
ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस में भी पूछा गया है कि 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। एम.एन. राय ने एक जगह कहीं पे पीसीएस में, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो वहाँ पे कांग्रेस दिया हुआ था, एम.एन. राय उस तरह से करके ऑप्शन था। तो इसको अगर ये ऑप्शन है तो हमेशा इसी को सही करिएगा। ठीक, आगे वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कब 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे। 1946 में कब किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना से वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट है तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। आगे भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, सिंपल सी बात है। और संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कामों के लिए 13 समितियों का गठन किया था। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, इनके बारे में समझिए ज़रा। 13 समितियाँ थीं और इनमें 8 प्रमुख समितियाँ थीं और शेष जो है वो छोटी समितियाँ थीं। ठीक, तो यहाँ ज़रा देख लीजिए उस समिति से कौन व्यक्ति जुड़े थे, बेसिकली किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। एक थी मसौदा समिति, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। यहाँ से बड़े प्रश्न आए हैं, कई बार पूछा गया कि इसमें जो बाकी के मेंबर्स थे वो कौन थे, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति बनी थी और उसके अध्यक्ष भी थे वल्लभ भाई पटेल। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रांतीय वाला और ये बाकी मौलिक अधिकार, ये अल्पसंख्यक, इनका कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया समिति के नियम, इससे संबंधित एक समिति थी। ठीक है, वो है उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और राज्य समिति बनी थी राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए, तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये समितियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद करेंगे, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान के बारे में कुछ तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पीसीएस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है ये, और एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली है। ठीक है, और सरकार का संसदीय स्वरूप है, इसमें शामिल है। पूछा जाता है भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या, उसमें से 4-5 लाइनें दे दी और कूट बना दिया, आपको पता करना पड़ेगा इसमें क्या क्या है। लेकिन अगर आपने पॉलिटी विषय अच्छे से पढ़ा है तो इसे गेस भी कर सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या है। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। पहले खूब क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आता है, चाहे तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थीं। ठीक है, वह हाथों से लिखी गई थीं और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। ठीक है, आगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी का। इन्होंने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियां लिखी थी। ठीक है, संविधान वाली। आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से भारत के संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मेंस का क्वेश्चन बना था इसी पे कि 1935 हमने क्या लिया, इसको हमने अच्छे से कवर किया है संवैधानिक विकास में, आप देख सकते हैं। और स्रोत वाला भी है कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, वहाँ भी देखेंगे कि इस अधिनियम से कितनी सारी चीज़ें ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया। कहने का बेसिक सा मतलब ये है कि भारतीय संविधान में हमने कहाँ से क्या क्या सीख करके शामिल किया है। ये सारी बातें हो गई। अब ये हो गया कंप्लीट, पॉलिटी विषय हो गया कंप्लीट। लेकिन ये फाइनल एंड नहीं है, इसमें और भी टॉपिक्स जोड़े जा सकते हैं, अलग से हम कवर करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही था। अगर आपके पास पीडीएफ नोट नहीं है और कम समय में अच्छे से रिवाइज करके बढ़िया से तैयार करके सेलेक्ट होना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे मिलेंगी। तुरंत नोट लीजिए, जल्दी से रिवीजन करिए, जो कि हम कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और सफल होइए, मस्ती करिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।